अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम बात करने वाले हैं यूएचएस के पास पेपर की 2016 के बायोलॉजी सेक्शन जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। तो सवाल ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, वो क्लीव करते हैं डैश ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए। देखिए, ये बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। एक हमारे पास प्रोसेस है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें करते ये हैं कि दो सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाते हैं। जैसे कि ये इंसान का सेल है और ये बैक्टीरिया का सेल है, तो यहाँ से डीएनए निकाला, यहाँ से डीएनए निकाला और मिलाकर बना दिया एक नया डीएनए विच इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो ये जो सवाल है ये पहले वाले स्टेप से रिलेटेड है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो इसमें करते क्या है कि ये जैसे मेन डीएनए है जिसके अंदर हम दूसरा डीएनए उठाकर लगाएंगे, तो इसमें कट लगाना होता है। ये जो कट लगाया जाता है ये इन एंजाइम्स की मदद से लगाया जाता है जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को काटेगा तो वो पूछ रहे हैं कहाँ से काटेगा। तो पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ये चैप्टर नंबर 6 की डायग्राम है कि जिसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा होगा। वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर एक सीढ़ी के जैसा है। अब जो सीढ़ी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सीढ़ी का वो हिस्सा होता है जिसे हम पकड़ते हैं, ठीक है, जिस पे हम हाथ रखते हैं, और एक सीढ़ी का वो हिस्सा होता है कि जिस पे हम पैर रखते हैं। यानी ये वाला हिस्सा जो है सीढ़ी का और ये वाला हिस्सा, इसको हम पकड़ते हैं हाथ से, और ये वाले स्टेप्स होते हैं, इन्हें मैं साइड्स कह देता हूँ, और इन्हें मैं ये जो बीच वाले हैं जिन पे पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं, इन्हें मैं स्टेप्स कह देता हूँ। तो वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि भाई ये जो साइड्स हैं ये बने होते हैं दो चीज़ों से, जिसे हम कहते हैं शुगर और फॉस्फेट। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक होती है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। इसके 5वें कार्बन पे लगा होता है फॉस्फेट। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं साइड में, ठीक है। ये जो सीढ़ी का साइड वाला स्ट्रक्चर है ये इन दो चीज़ों से बना होता है। इन दो चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो बीच वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये बना होता है इस स्ट्रक्चर से, जिसको कहते हैं हम नाइट्रोजनस बेस। अब अगर यहाँ पे एडेनिन लगा है तो आपको पता होगा रूल के मुताबिक यहाँ थायमीन होता है। अगर यहाँ साइटोसिन लगा है तो रूल के मुताबिक यहाँ ग्वानिन होगा। और इनके दरमियान होते हैं बॉन्ड्स जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे 3 होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर नीचे जो जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को काटेगा, तो वो पूछ रहे हैं कौन से बॉन्ड को काटेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा या ये वाले बॉन्ड को काटेगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड के आमने सामने हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटते हैं तो वो किस तरह का दिखता है। ये हमारे पास डीएनए का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ा तो इसकी हालत ये हो गई। बेसिकली इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किया क्या, यहाँ से कट किया, ठीक है, और यहाँ से कट किया। तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड ऊपर नीचे जो जुड़े हुए होते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड था। और ये जो आमने सामने जुड़े हुए हैं ये कौन सा बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काटते हैं डीएनए को फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं काटते। जब एक बार ये कट जाता है तो वो खींचते हैं, इस हिस्से को खींचते हैं और इस हिस्से को खींचते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब देखें, जब इसको तोड़ा जाता है, डीएनए को जब काटा जाता है, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो ये डीएनए काटा गया, तो अब यहाँ पे ये वाला डीएनए का पीस उठाकर लगाया जाएगा। जब ये यहाँ पर लगाया जाएगा तो इसे सील भी करना होगा, चिपकाना भी होगा। जी यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों चिपक गए हैं। तो इसके लिए एक और एंजाइम है, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एंजाइम है जो बॉन्ड बनाने के लिए, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर हैं, उनके टुकड़े हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस एंजाइम का नाम है लाइगेस। लाइगेस वो एंजाइम होता है जिसे
ग्लू भी कहते हैं, ठीक है, स्टिकिंग एंजाइम भी कहते हैं। ये वो एंजाइम है जो डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ने के काम आता है। तो अगर काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और अगर जोड़ना है तो लाइगेस एंजाइम। हेलिकेज जो है ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ये दो डीएनए के धागे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दो डीएनए के धागे जुड़े हैं, इनके दरमियान यहाँ से काट दें अगर तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये हेलिकेज करता है। यूरिएज वो एंजाइम है जो यूरिया को दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ये कुछ बैक्टीरिया जो है ये रिलीज करते हैं। और एंडोन्यूक्लियस हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडो का मतलब अंदर, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को अंदर से काटे हुए एंडोन्यूक्लियस होते हैं। नाउ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल आर, अब ये जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, सबसे पहले एनर्जी लेवल के ऊपर जो आते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो खाना बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको एनर्जी मिलती है सनलाइट से, और ये उस सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं, और ना सिर्फ अपने लिए, ये दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल होता है। अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स ना हो तो वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोड्यूसर्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके बाद इनको खाने वाले, इनके ऊपर डिपेंडेंट जो होते हैं वो जो हर्बीवोर एनिमल हैं, ये कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और ये आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। जितने भी घास खाने वाले या प्लांट्स खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे के सारे, ग्रास हॉपर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इन्हें खाने वाले जो हैं ये कार्निवोर्स कहलाते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो घास खाने वाले हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कार्निवोर्स को खाते हैं। देखिए ये एनिमल वो थे जो खुद कार्निवोर थे, लेकिन ये खा किसे रहे थे, ये खा रहे थे हर्बीवोर को। फिर कुछ एनिमल आते हैं जो खुद कार्निवोर होते हैं और खाते भी कार्निवोर्स को हैं, तो ये कहलाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, और फिर फाइनली जब ये मरते हैं तो इन्हें तोड़ने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ये कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। नाउ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम तो अगर आपको समझ आता हो, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वहाँ का जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की लाइट, वहाँ की मिट्टी, इन सबको मिलाकर इकोसिस्टम कहा जाता है। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का, कि जिससे आपको एनर्जी मिल रही होती है, वो होता है सन, और इससे जो एनर्जी लेते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स, जो मैं अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ। अगर प्रोड्यूसर्स हो और सन ना हो तब भी इकोसिस्टम बर्बाद, अगर सन हो प्रोड्यूसर्स ना हो तो तब भी इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। Now all the food chain and food webs begin with, again same question उन्होंने पूछा है कि कोई भी फूड चेन जो होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, या फूड वेब जो होता है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम का जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, मैंने बताया, वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स के अंदर इनमें से कौन आता है, प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स हैं या एल्गी हैं या बैक्टीरिया हैं कुछ, या साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं, और ये किसी भी इकोसिस्टम के स्टार्ट मटेरियल होते हैं। अगर ये ना हो तो इकोसिस्टम जो है वो कहीं अगर आबादी है ही नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो जब तक ये प्लांट्स या जब तक ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे तब तक वहाँ इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। हर्बीवोर्स किन्हें कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स किसे कहते हैं, जो प्लांट्स को भी खाएं और जो एनिमल्स को भी खाएं। जैसे कि इंसान है या कॉकरोच है तो हम ओमनीवोर्स हैं, हम दोनों जो है चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। डेट्रिटस जो है ये बेसिकली डिकम्पोज मटेरियल होता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोजर तोड़ देंगे, जब वो तोड़ेंगे तो उसका मटेरियल शामिल हो जाएगा मिट्टी में। तो ये जो मिट्टी है और ये जो डिकम्पोज मटेरियल है, इसको मिलाकर कहते हैं डेट्रिटस, और इसे खाने वाले को कहते हैं डेट्रिटिवोर। इसके अंदर अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल जो है उसे खा जाता है। जब वो उसकी इंटेस्टाइन से गुजरती है तो उसमें से काम की चीज़ें वो निकाल लेता है और उसमें अपना कचरा डाल देता है, और फिर यही सॉइल पार्टिकल्स जो हैं ये एनस से बाहर आ जाते हैं और शामिल हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसका, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज़ वाई इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। ओके, द चेंज फ्रॉम बेयर रॉक और ओपन एरिया इज रैपिड स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस एंड फॉलो अ सीरियल, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड, देखें यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है एक प्रोसेस की जिसे हम कहते हैं सक्सेशन। अब देखिए सक्सेशन जो है ना ये एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। सपोज कर लें कि एक जगह एक गांव है कि जिसके अंदर कोई स्कूल नहीं था, ठीक है। अब आप एक बार, सपोज आपका ही गांव है कि जिसके अंदर कोई स्कूल नहीं था, आप एक बार जो है वो गांव विजिट के लिए गए तो आपने देखा कि भाई एक जगह पर एक टीचर है और वो कुछ बच्चों को लेकर, बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब नर्सरी या माउंट के बच्चे हैं या फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, और वो उन्हें लेकर पढ़ा रहा है और वहाँ पर कोई स्कूल मौजूद नहीं है, बस खाली जो है वो आसमान तले पढ़ा रहा है। उसके बाद आप कुछ वक्त बाद गए तो आपने देखा कि भाई अब वहाँ जो है वो फर्स्ट क्लास के भी बच्चे थे, सेकंड के भी थे, थर्ड के भी थे, यानी फिफ्थ क्लास तक के बच्चे थे, और कुछ सीट्स वगैरह आ गई थी, लेकिन अभी तक कोई स्कूल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, आप जब दोबारा विजिट पे गए तो आपने देखा कि भाई अब जो है वो चार दीवारी खड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप दोबारा कभी विजिट पे गए तो आपने देखा कि सेकेंडरी के बच्चे आ गए, स्कूल के हालात बेहतर हो गए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक के बाद एक चीज़ जो है वो डेवलप होती जा रही है, बेटर से बेटर जो है वो एडेप्टेशंस आती जा रही है, बेटर से बेटर डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहीं पर कोई आबादी ना हो, कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, तो होगा क्या, शुरू में वहाँ पर बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे कोई अगर पानी है, कहीं पानी पड़ा हुआ है तो वहाँ पे एल्गी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। इनको खाने के लिए जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आएंगे, लाइक अमीबा आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सबसे पहले हैं, तो जो सबसे पहले आता है वो कहलाते हैं पाइनियर्स। किसी भी जगह पर जो नई आबादी स्टार्ट होती है वहाँ पर जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आते हैं वो पाइनियर्स होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहली कम्युनिटी बनती है वहाँ पे। उसके बाद आप कुछ वक्त के बाद देखेंगे, तो कुछ वक्त नहीं, कई सालों के बाद, 100 सालों के बाद, तो उसी एरिया के अंदर आपको दिखेगा कि इससे एडवांस ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएंगे। उसके कुछ वक्त के बाद आप अगर दोबारा जाके देखेंगे तो उससे एडवांस, फिर उससे कुछ वक्त के बाद जाके देखेंगे तो उससे एडवांस प्लांट्स और एनिमल्स। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वहाँ के हिसाब से बेस्ट कम्युनिटी ना आ जाए, यानी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्लांट्स, बेस्ट एनिमल्स जो है वो वहाँ पर ना आ जाए। ये जो फाइनल कम्युनिटी होती है जो कि उस एरिया के हिसाब से बेस्ट होती है, ये कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो पाइनियर से लेकर आखिरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो पूरा एक सफ़र है, ये कहलाता है सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी जो कि पहले से बेटर हो, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन। अब अगर ये पानी के अंदर होता है, जैसे कि कहीं सपोज कर लें कि एक आइलैंड है जिसके ऊपर जो है वो पानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि किसी वक्त समंदर का लेवल ऊपर हुआ और कुछ पानी जो है वो एक जगह पर जमा हो गया। उस आइलैंड के अंदर एक गड़ा था, वहाँ पर पानी जमा हो गया। अब उस पानी के अंदर कोई आबादी अभी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर अगर आबादी आना शुरू हो, पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आए, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो पानी के अंदर ये काम होना कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर जो बात की इन्होंने, ये की है बेयर रॉक के ऊपर, कोई पत्थर है जिसके ऊपर कोई आबादी नहीं है, ठीक है, कोई गुंजान सा एरिया है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आबादी डेवलप हो, इकोसिस्टम डेवलप हो, एक कम्युनिटी आए फिर उसके बाद दूसरी, तो ये कहलाता है जीरो शेयर। और यहाँ पर जो सबसे पहली आबादी आती है वो एल्गी होते हैं, लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस जो हैं ये एल्गी और फंजाई का मिक्सचर होता है, क्योंकि लाइकेंस जो हैं इसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, तो ये ऐसी ऐसी जगहों पर भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अकेले ग्रो नहीं कर सकते। सेकेंडरी और प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी आबादी थी ही नहीं, वहाँ पर कम्युनिटीज़ का डेवलप होना और एक के बाद एक बेटर कम्युनिटीज़ आना, ये प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक जगह लावा गिरा और कुछ वक्त के बाद उस लावा के ऊपर वो सॉलिड हो गया, उसके बाद वहाँ पर आबादी बनना शुरू हो गई, कम्युनिटीज़ आना शुरू हो गई, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करना शुरू हो गए, तो ये प्राइमरी सक्सेशन है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, एक जंगल है जहाँ पर ऑलरेडी आबादी थी, ऑर्गेनिज्म थे, आग लग गई वहाँ पे, सब मर गए, सब खत्म हो गया, अब वहाँ पे दोबारा से आबादी आना, ये कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो बहुत आसान सी बात है, कौन सा रैपिड होगा, कौन सा जल्दी होगा। सेकेंडरी रैपिड होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो जो सॉइल है उसके अंदर वो तमाम मटेरियल मौजूद है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है। प्राइमरी के अंदर चूँकि ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर आबादी बहुत लेट डेवलप होती है, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने में। ना द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता है, अगर ये अर्थ की सरफेस है तो इससे कुछ किलोमीटर ऊपर जो है ये एक हमारे पास लेयर होती है O3 की, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये बचाती है अर्थ को अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो ये सन है, गुस्से में, ठीक है,
ये भेजता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे ओजोन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अब ये जो ओजोन लेयर है इसके बारे में कहते हैं कि ये डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से ओपनिंग्स क्रिएट हो रही हैं, और ये ओपनिंग्स जो है ये अल्ट्रावायलेट रेस को अलाउ करती हैं कि वो अर्थ की तरफ आएँ और फिर जो है ये ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचाएँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं ये आप पढ़ेंगे, ये म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं। म्यूटेशंस का मतलब होता है चेंज इन द डीएनए। इनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि ये डीएनए को तोड़ें, लेकिन इतनी एनर्जी होती है कि ये कुछ हद तक म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से जब भी डीएनए के अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो चांसेस होते हैं कि डीएनए अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सके, सेल अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सके, और ऐसा सेल एबनॉर्मल हो जाता है, और एबनॉर्मल सेल बहुत सारे अगर हो जाएं तो ये कैंसरस सिचुएशन हो जाती है। तो स्किन कैंसर जो है उनका बहुत कॉमन रीज़न है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्यों ओजोन लेयर डैमेज हो रही है? तो ये है CFCs की वजह से, इंक्रीज लेवल ऑफ CFCs। CFCs जो हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, ठंडा करने वाली जितनी मशीन्स हैं उनके अंदर से रिलीज़ होती हैं CFCs, और ये जाकर डैमेज करती हैं ओजोन लेयर को। ये बेसिकली करती हैं, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। इसके अंदर जो क्लोरीन है ये जाकर ओजोन के साथ O3 के साथ मर्ज होता है, जिसकी वजह से ये O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो O3 का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, O2 का प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं है। Now, which of the following is considered as a strong evidence of evolution? चैप्टर नंबर 10 के अंदर सेकेंड ईयर में एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस दिए हुए हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि भाई एवोल्यूशन हुआ है, तो वो किन बातों को माइंड में रखे या किन बातों को पेश करके कहता है कि भाई ये सबूत है कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है। तो ये चारों जो हैं इनसे एवोल्यूशन के एविडेंस जो है वो मिलता है। एम्ब्रियोलॉजिकल रिकॉर्ड अगर देखें तो आप अगर एम्ब्रियो को देखें, फिश के एम्ब्रियो को देखें, एम्फीबियंस के एम्ब्रियो को देखें, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स के, तो आपको इनिशियल स्टेजेस के अंदर वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते नज़र आएंगे। तो जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो भी हमारे मैच करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनिशियली जो है वो कहानी स्टार्ट होती है स्पर्म और ओवम से, और इसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होता है, उन डिविजन्स को हम कहते हैं क्लीवेज। उसके बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड मोरोला। उसके बाद 2 लेयर वाला स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोला, और उसके बाद 3 लेयर वाला स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोला। तो ये सारे स्टेजेस जो हैं ये हम एनिमल्स के अंदर जो है ये कॉमन है। तो इससे पता ये लगता है कि हमारा ओरिजिन एक ही है, हम सब जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं कि जिसके अंदर यही सीरीज थी, यही सीक्वेंस था। उसके बाद भी हम पाँचों को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, मैमल्स को और फिशेस को, हम सबको मिलाकर रखा जाता है कॉर्डेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो 3 फीचर्स पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एम्ब्रियोलॉजिकली पाए जाते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। तो ये 3 अगर मिल रहे हैं हम पाँचों के अंदर, इससे पता ये लगता है कि हम पाँचों किसी एक से इवॉल्व हुए हैं कि जिसके अंदर ये 3 फीचर्स मौजूद थे। बायोकेमिकल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल रिकॉर्ड के अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसानों के ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी है जो चिंपैंजीज के प्रोटीन्स के साथ जो है वो मैच करती हैं। आपने रीजस फैक्टर के बारे में सुना होगा, जिससे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये मंकीज़ के अंदर पहले देखा गया था, उसके बाद इंसानों के अंदर देखा गया। तो इससे भी इन सिमिलैरिटी से भी पता लगता है कि हम जो हैं वो रिलेटेड हैं, किसी न किसी लेवल के ऊपर रिलेटेड हैं, और शायद एवोल्यूशन हुआ हो, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हों। मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अगेन कुछ प्रोटीन्स जो हैं जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी जो बनावट है, जिनके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो मैच करता है। इससे भी पता लगता है कि वी कैन बी रिलेटेड। सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा एविडेंस अगर होना चाहिए एवोल्यूशन का, तो वो DNA होना चाहिए या RNA होना चाहिए। DNA और RNA बोथ, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि आप वायरस का DNA उठाकर देख लें और आप इंसान का DNA उठाकर देख लें, दोनों का DNA जो है, हालांकि वायरस जो है वो इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा है, और इंसान इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है वायरस से लेकर इंसानों तक, जो बेसिक रेसिपी है जिसे आप DNA कहते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो सबसे बड़ा जो है वो मेरे नज़दीक एविडेंस जो है वो DNA है कि वी ऑल आर रिलेटेड और वी माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम वन अनदर। बट मेरा बेसिक ख्याल ये है कि शायद बाकी एनिमल्स जो हैं उनका एवोल्यूशन हुआ, बट इंसान को अलग से पैदा किया होगा। अब इसके अंदर एक और जो है वो एविडेंस फॉसिल से आता है। फॉसिल्स वो तमाम प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो आज के दौर में ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनका बचा कुछ हमें मिलता है किसी पत्थर में, किसी मिट्टी के टुकड़े में, जैसे कि डायनासोर्स की हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनसे हमें पता लगता है उनके बारे में। तो एक परिंदा जो है
वो मिला था, उसका फॉसिल मिला था। ये वो परिंदा है जिसका फॉसिल मिला, ये ऐसा नहीं मिला, इसकी जो है बची कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ मिली है पत्थर में से। इसका नाम है आर्कियोटेरिक्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर के अंदर भी ये इसका जिक्र है। इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों के फीचर्स हैं। बर्ड्स वाले क्या फीचर हैं नज़र आ रहे हैं हमें, इसके पास विंग्स है, ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो कवर्ड है फेदर से, और इसके पास चोंच होती है, बीक होती है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज के बर्ड्स में नहीं पाए जाते। वो फीचर्स क्या हैं? इसका जो मुंह है, इसकी जो चोंच है, उसमें दांत है, ठीक है। आज के बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। उसके बाद इसका जो फोर लिम्स है, यानी जो विंग्स है, उसमें पंजा होता है। आज के बर्ड्स, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये उंगलियां हैं। आज के जो बर्ड्स हैं उनके परों के अंदर जो है वो पंजा नहीं होता, उनके विंग्स में पंजा नहीं होता, क्लॉ नहीं होता। और तीसरी चीज़, इसकी जो टेल है उसके अंदर वर्टिब्रीज मौजूद हैं जो हमारे बैकबोन के अंदर होती हैं। जो बर्ड्स हैं आज के, उनकी टेल के अंदर कोई वर्टिब्री नहीं होती। ये तीनों कैरेक्टर जो मैंने बताया ये रेप्टाइल्स वाले हैं, तो इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब रेप्टाइल्स बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे तो ये बीच में था, कि जिसके अंदर अचानक अजान हो गई थी। तो रेप्टाइल्स जब बर्ड्स के अंदर डेवलप हो रहे थे या इवॉल्व हो रहे थे, तो ये वाला जो एनिमल है ये दरमियान में था, कि जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स वाले हैं और कुछ कैरेक्टर बर्ड्स वाले हैं। तो ये आता है ये जो हमारे पास एविडेंस आता है ये फॉसिल्स से आता है, और फॉसिल्स की स्टडी जो है ये कहलाती है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। जितने भी फॉसिल से हमारे पास एविडेंस आए हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो जो पहले ज़िंदा थे अब नहीं रहे, लेकिन वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इवॉल्व होते गए हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है वो आता है फॉसिल रिकॉर्ड से, यानी पैलियोंटोलॉजी से। बाकी सब जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बेसिकली एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आता ही फॉसिल से है, कि कुछ एनिमल्स जो कि पहले थे अब नहीं है, तो उनकी जगह वो खुद जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए दूसरे के अंदर और ख़ुद एक्सटिंक्ट होते गए। Now, structure found in different species which are believed to have a common evolutionary origin are called। अच्छा, ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जो बाहर से देखने में डिफरेंट नज़र आते हैं, फंक्शन जो है उनका डिफरेंट है, लेकिन जब आप उनकी अंदर से बनावट देखते हैं तो उसमें आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये सिंध बोर्ड की बुक के अंदर एक डायग्राम है, आपकी बुक में नहीं है या होगी, मुझे मिली नहीं। तो ये इंसान का हाथ है, ठीक है, ये बिल्ली का पंजा है, ये वेल का फ्लिपर है जिससे वो स्विम करती है, और ये बैट का विंग है। ये यूज़ होता है स्विमिंग के लिए, ये स्विमिंग कह रहा हूँ, उड़ने के लिए ये यूज़ होता है, स्विमिंग के लिए ये यूज़ होता है, वॉकिंग के लिए, और ये तो बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। अब इनको आप बाहर से देखेंगे तो ये डिफरेंट नज़र आएंगे, ठीक है, इनके फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर की बनावट देखें। ऊपर वाले पार्ट में एक हड्डी, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी। उसके बाद वाले पार्ट में दो हड्डियाँ, इन्होंने कलर अलग अलग बनाया, बिल्कुल सही किया। यहाँ पर भी दो हड्डियाँ, यहाँ पर भी दो हड्डियाँ। उसके बाद छोटी छोटी हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। और उसके बाद 4 या 5 हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये 5 हैं, ठीक है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर 4 हैं, और ये 5 है। तो ऐसे ऑर्गन्स के जो बाहर से दिखने में डिफरेंट नज़र आए और फंक्शन डिफरेंट करें, लेकिन उनकी अंदर की बनावट, उनका इंटरनल पैटर्न, इंटरनल डिज़ाइन जो है वो सिमिलर हो, सेम नहीं हो, सिमिलर हो, ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। इनकी जो स्टडी है वो कहलाती है होमोलॉजी, और ये भी एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का एविडेंस है, और इसको यूज़ भी किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। मज़े की बात क्या है, अगर आप इन चारों को देखेंगे तो वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैन यू गेस? ये बिलोंग करते हैं क्लास मैमेलिया से, ठीक है। तो इसकी बेसिस के ऊपर, होमोलोगस ऑर्गन्स की बेसिस के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा 4 चीज़ें। हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की बेसिस पे, बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे, जैसे कि वायरस को करते हैं, डीएनए वाले वायरस अलग जगह कर दिए, आरएनए वाले अलग जगह कर दिए। इसके अलावा सेल की बेसिस पे, साइटोलॉजी की बेसिस पे, प्लांट के जिस सेल के अंदर प्लास्टिड मिला वो प्लांट का सेल कह दिया उसे, जिस सेल के अंदर आपको लाइसोसोम मिले वो एनिमल का सेल कह दिया। और इसके बाद जेनेटिक्स फाइनल जो है वो टूल होता है क्लासिफिकेशन का। अच्छा, होमोलोगस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है एनालोगस, ठीक है। एनालोगस के, होमोलोगस में क्या था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था बाहर से और फंक्शन डिफरेंट था, लेकिन अंदर से जो बनावट थी वो मैच कर रही थी।
एनालॉगस के अंदर क्या होता है, फंक्शन सेम होता है लेकिन उसकी बनावट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम विंग की बात करें तो एक इंसेक्ट का विंग जो है और एक बर्ड का विंग जो है, इन दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है, फ्लाइट, उड़ना, लेकिन इनकी बनावट जो है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ये भी एवोल्यूशन का जो है वो एक एविडेंस है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं कि जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो उसके अंदर कोई फंक्शन जो है उनका मौजूद ना हो, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वही ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर अपेंडिक्स आपने सुना होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है उसका अब तक साइंटिस्ट जो है वो कोई फंक्शन पता नहीं लगा सके, लेकिन हर्बीवोर्स के अंदर जो है ये सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करती है। सिमिलरली हमारे पास जो टेल बोन है, जो हमारी सबसे लास्ट वाली 4 वर्टिब्री हैं जिन्हें कॉक्सीजियल वर्टिब्री कहते हैं, जो मिलाकर एक बन जाती है जिसे टेल बोन कहा जाता है। तो हमारे अंदर जो है ये टेल बोन किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेल नहीं है, हम दुम नहीं हिलाते। ऑल्दो बहुत सारे लोग दुम हिलाते फिरते हैं, बट स्टिल ये हमारे अंदर जो टेल बोन है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये बोन जो है ये टेल को मूव करने के काम आती है। तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। बाकी फॉसिलाइज जो है ये पता नहीं कौन सा ऑर्गन है, अल्लाह जाने। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक ट्रेट। अब ये एक्स ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। एक्स लिंक का मतलब ये है कि जिसकी जीन, क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर जो हैं वो जीन से कंट्रोल होते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के क्रोमोसोम हैं, एक होते हैं ऑटोसोम जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के अंदर फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक्स और वाई होता है। तो जिस कैरेक्टर की जीन ऑटोसोम पर लगी होगी वो ऑटोसोमल कहलाएगा, ठीक है। और जिस कैरेक्टर की जीन सेक्स क्रोमोसोम पे लगी होगी यानी इनमें से किसी पे, वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाता है। अब सेक्स लिंक कैरेक्टर में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जीन एक्स पर लगी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जीन वाई पर लगी होती है। तो ये कह रहे हैं एक्स के ऊपर जिनकी जीन लगी हुई है इसमें से वो कैरेक्टर कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपने 2 एग्जाम्पल पढ़ी हैं। एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वो बीमारी है कि जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? उसका रीज़न ये है कि ब्लड को जमाने के लिए, खून को जमाने के लिए, क्लॉटिंग के लिए 2 चीज़ें काम करती हैं। एक तो सेल्स आपने पढ़े हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, और उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इसकी एक लंबी लिस्ट है 13-14 के करीब। उनमें से एक होता है जिसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है। इसका नंबर यही नाम है इसका, क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये मिसिंग होता है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाली जीन लगी होती है एक्स क्रोमोसोम पे। अब हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल वाला है, इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एबनॉर्मल होता है, यानी वो या तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 बना नहीं रहा होता, या अगर बना रहा होता है तो उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, यानी वो सही से काम नहीं कर रहा होता। तो अगर इनको इंजरी हो जाए तो इनका खून बहता रहता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो डेथ भी हो सकती है। हीमोफीलिया के अलावा एक और बीमारी जो एक्स लिंक्ड है वो है कलर ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो 2 कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जब वो मिक्स होकर आते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली रेड और ग्रीन होता है जिसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते पेशेंट। तो ये भी एक्स लिंक कैरेक्टर है। बाकी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। ये तब होती है कि जब मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो चांसेस हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। अब मदर का ब्लड ग्रुप चूंकि नेगेटिव है तो उसके पास RH एंटीजन नहीं है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसके खिलाफ अटैक करता है। तो मदर के पास RH एंटीजन नहीं है तो मदर RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी रखती है। अब अगर बच्चे का ब्लड किसी तरह से मदर की बॉडी में चला गया, जो कि यूजुअली डिलीवरी के दौरान चांसेस होते हैं कि हो जाए, तो मदर बनाना शुरू करेगी RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़। अब ये वाला बच्चा तो आ गया बाहर, पहले बच्चे को कुछ नहीं होता क्योंकि वो डिलीवर हो जाता है। अगला बच्चा अगर इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला हुआ तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाई है मदर ने, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती हैं और बेबी का जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो वो पैदा होता है एनीमिया के साथ। तो ये बीमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाती है। बाकी डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में आप जानते हैं, और मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये मर्दों के अंदर जो ये ऊपर से बाल चले जाते हैं, ये उसे कहते हैं। नाउ अ कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स इज, पहली बात तो आप एलील समझें। हमारे पास किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लें मैं बात कर रहा हूँ हेयर की, ठीक है, हेयर कलर की। तो मेरे पास कोई 2 क्रोमोसोम होंगे कि जिनके ऊपर हेयर कलर को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, और उनके ऊपर सेम जगह पे होगी। फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर अगर हेयर कलर की है तो इस पर भी यहाँ पर ही होगी। ऐसे 2 क्रोमोसोम के जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन हो। कैरेक्टर क्या है? हेयर कलर।
और सेम पॉइंट के ऊपर लगी हो, ऐसे दो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस। ये आते कहाँ से हैं? एक मुझे मिला है फादर से और एक मुझे मिला है मदर से। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे मेरा हेयर कलर क्या होगा। अब सपोज कर लें इंसानों के अंदर जो बालों का कलर है वो दो तरह का होता है, ठीक है। कुछ के बालों का कलर हो गया ब्लैक और कुछ के बालों का कलर हम कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। सपोज अब कितनी वैरायटीज हो गई? दो। किस चीज़ की वैरायटी है? हेयर कलर की वैरायटी। हेयर कलर एक कैरेक्टर था, इसको कंट्रोल करने वाली कोई जीन्स थी। अब उस जीन की दो वैरायटीज आ गई। एक जीन वो है जो ब्लैक कलर करवाना चाहेगी, एक जीन वो है जो ऑरेंज करवाना चाहेगी। तो ये जो ब्लैक कलर करवाने वाली है और ये जो ऑरेंज कलर करवाने वाली है, ये एक ही जीन की दो वैरायटीज़ हैं, दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। जिस तरह आम है, आम की मल्टीपल वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है। कोई लंगड़ा होता है, कोई चौंसा होता है, कोई सिंदड़ी होता है, तो ये हैं आम की ही वैरायटीज़। बिल्कुल इसी तरह ये जो दो जीन्स हैं, जो ब्लैक करवाना चाह रही है और जो ऑरेंज करवाना चाह रही है, ये है एक ही जीन की दो वैरायटीज़। तो ये दोनों एक दूसरे की कहलाती हैं अलील्स। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे कि दो ही वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट की बात करें तो या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कलर्स की बात करते हैं हम, तो किसी में रेड फ्लावर होता है और वाइट फ्लावर होता है, या पर्पल फ्लावर होता है और येलो फ्लावर होता है, ठीक है। तो दो दो वैरायटीज़ आपको नज़र आती हैं। यानी नॉर्मली जीन्स भी दो होती हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोम कंट्रोल करने वाले भी दो होते हैं, और जो वैरायटीज़ होती हैं वो भी दो होती हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वैरायटीज़ दो से ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसानों के अंदर मैं तीसरा कलर भी जोड़ दूँ, ब्लू कलर, ब्लू हेयर कलर, ठीक है, तो अब ये तीन वैरायटीज़ हो गई। अब जब भी वैरायटीज़ दो से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो हम इसे कहेंगे मल्टीपल अलील। अब एक जीन वो होगी जो ब्लैक कलर करवाना चाहेगी, एक जीन वो होगी जो ऑरेंज कलर करवाना चाहेगी, और एक जीन वो होगी जो ब्लू करवाना चाहेगी। तो ये तीनों एक दूसरे की कहलाएंगी अलील्स, और ये फिनोमेना कहलाएगा मल्टीपल अलील, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल अलील के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जो जीन है उन्हें आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक अलील वो है, यानी एक जीन वो है जो, अच्छा ब्लड ग्रुप आपको पता है कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? रेड ब्लड सेल के ऊपर देखते हैं, एक मॉलिक्यूल लगा होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। अगर इस तरह का है तो हम कहते हैं ये ए है, ठीक है, सपोज, और अगर इस तरह का है तो हम कहते हैं ये बी ब्लड ग्रुप है। ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर दोनों होते हैं, ठीक है। ए बी वाले के ऊपर इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, और ओ वाले के ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है, ये ओ ब्लड ग्रुप है। तो अब एंटीजन कितने हैं? दो एंटीजन है, एक ए है और एक बी है। अच्छा, अब एक अलील वो है जो एंटीजन बनवाना चाहती है, ठीक है, ये वाली है जो एंटीजन प्रोड्यूस करवाना चाहती है, एंटीजन, यस। और एक इसकी वैरायटी है कि जो ये वाली कंडीशन लाना चाहती है, यानी कोई एंटीजन बनाना नहीं चाहती। तो कितनी वैरायटीज़ हो गई? आपको नज़र आ रहा होगा दो वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये दो से ज़्यादा हैं। तो इसकी जो है वो दो फॉर्म्स हैं। इसमें एक वो है जो ये वाली एंटीजन बनवाएगी, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए से, और इसमें एक वो है जो ये वाली एंटीजन बनवाएगी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई बी से। अब देख लें कितनी हो गई? ए वाली बनाने वाली एक अलील, बी वाली बनाने वाली दो अलील, और कोई ना बनाने वाली तीन अलील। तो दो से ज़्यादा वैरायटीज़ हो गई, तीन वैरायटीज़ हो गई, तो ये मल्टीपल अलील में आता है, थ्री अलील हो गई। और ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये इसके अंदर आता है। अच्छा, स्किन कलर जो है इंसानों के अंदर स्किन कलर जो है ये पॉलीजेनिक है। यहाँ पर अलील जो है ना वो दो ही हैं। एक अलील वो है जो कलर प्रोड्यूस करना चाहेगी, ब्राउन कलर प्रोड्यूस करना चाहेगी, और एक अलील वो है जो कलर प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगी। तो तीन अलील नहीं है, लेकिन इसके लिए जीन्स ज़्यादा होती हैं। यानी आपके पास कोई दो क्रोमोसोम नहीं है जो आपका स्किन कलर कंट्रोल करते हैं, आपके पास बहुत सारे क्रोमोसोम हैं जिनके ऊपर स्किन कलर को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे कैरेक्टर के जिनके लिए दो से ज़्यादा क्रोमोसोम हो या दो से ज़्यादा जीन्स हो, अलील नहीं, दो से ज़्यादा जीन्स हो, ये कहलाते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर। इंसानों के अंदर जो स्किन कलर है वो एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। आई कलर जो है इंसानों के अंदर, इसके लिए भी दो से ज़्यादा जीन्स होती हैं, और इसकी हाँ, इसके अंदर भी दो से ज़्यादा जीन्स मौजूद होती हैं। तकरीबन 6 आई थिंक जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये भी एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर होगा। RH फैक्टर जो है इसकी दो अलील्स होती हैं, इसकी ज़्यादा अलील्स नहीं होती। एक अलील वो है जो एंटीजन बनवाना चाहेगी, ठीक है, और एक अलील वो होगी जो एंटीजन नहीं बनवाना चाहेगी। तो अगर आप ब्लड ग्रुप, अगर आप रेड ब्लड सेल देख रहे हैं और आपको ये मिला तो आपने कहा इसका ब्लड ग्रुप ए है। इसके अलावा अगर आपको ये भी मिल रहा है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड RH एंटीजन, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर किसी का रेड ब्लड सेल देखा उसके ऊपर सिर्फ ये है,
ये नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव। तो दो ही वैरायटीज़ हैं, या तो ये बनेगा या ये नहीं बनेगा। तो ये दो अलील्स हैं, ये मल्टीपल अलील में नहीं आता। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की पहले डेफिनेशन समझ लें भाई। देखें, सबसे पहले होता है स्पीशी। स्पीशी कहते हैं एक ऐसे ग्रुप को, ऑर्गेनिज्म के एक ऐसे ग्रुप को कि जिनके कैरेक्टर सिमिलर हो, जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे बच्चे जो आगे जाकर भी बच्चे पैदा कर सकें। और कुछ हद तक आप अगर देखें तो उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होता है। जैसे कि इंसान दुनिया में जितने भी हैं, कहीं भी रहते हो, किसी भी मुल्क में रहते हो, हम एक स्पीशी हैं। क्यों? हमारे कैरेक्टर सिमिलर हैं। हम कहीं का भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। और तीसरा, अगर आप सेल निकाल के देखें तो वी हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब वी आर वन स्पीशी। अब किसी एक जगह पर अगर एक स्पीशी के मेंबर रह रहे हो तो वो एरिया कहलाता है पॉपुलेशन। एक घर के अंदर अगर 6 लोग रह रहे हैं, 6 इंसान रह रहे हैं, तो ये इंसानों की एक पॉपुलेशन है। ठीक है। अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारे कुत्ते रह रहे हैं तो ये कुत्तों की पॉपुलेशन है। अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारी बिल्लियां रह रही हैं तो ये बिल्लियों की पॉपुलेशन है। किसी भी स्पीशी के मेंबर जो एक जगह रह रहे होते हैं तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। अगर एक ही रूम में तीनों को डाल दिया जाए, इंसानों को भी, डॉग्स को भी, कैट्स को भी, तो अब ये एक जगह है कि जहां पर पॉपुलेशन हो गया। अच्छा, अभी एक जगह है कि जहां पर एक से ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। इंसानों की, कैट्स की और डॉग की पॉपुलेशन मिलकर एक जगह रह रही है तो ये कहलाएगी कम्युनिटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब अगर एक रूम के अंदर इंसान रह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा हॉल है कि जिसके अंदर 50 इंसान है, तो ये इंसानों की एक पॉपुलेशन है। तो अगर मैं सारे इंसानों में से हर एक इंसान के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। इन 46 क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स लगी हुई हैं वो सारी मैं एक जगह कलेक्ट कर लूँ, सारे इंसानों से, 50 इंसानों से सारी की सारी जीन। एक इंसान के अंदर तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब जीन्स होती हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 50 करके मैं सारी जीन्स कलेक्ट कर लूँ तो ये मेरे पास जो कलेक्शन बना है ये कहलाता है जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। या तो आप किसी भी पॉपुलेशन में से सारी जीन्स कलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर वो सारी जीन जो मेरा हेयर कलर कंट्रोल कर रही हैं, आई कलर, हाइट, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, मुझ में से निकाली, और जितने भी लोग मेरे आसपास रह रहे थे, एक पॉपुलेशन थी, उसमें से निकाली, ये भी कहलाएगा जीन पूल। या आप सारी जीन्स कलेक्ट ना करें, आप उन 50 लोगों में से सिर्फ किसी एक कैरेक्टर की जीन जो है वो कलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आई कलर। तो अगर आप सब तमाम लोगों की आई कलर वाली जीन्स को जमा कर लें तब भी ये कहलाएगा जीन पूल। ठीक है। अच्छा, जमा करने का मतलब ये नहीं है कि उनको मार के, उनका सेल निकाल के और जीन्स के टुकड़े करके निकालें। ये हाइपोथेटिकली होता है। जस्ट अज्यूम कर लें कि ये सारी जीन्स हमने एक जगह जमा कर ली हैं, तो ये कहलाता है जीन पूल। अलील पूल क्या होता है भाई? एक तरह की अलील। फॉर एग्जाम्पल, आई कलर अगर दो तरह का है, एक ब्राउन आई कलर है, ठीक है, और एक ग्रीन आई कलर है, तो अगर आप सिर्फ ब्राउन आई कलर करवाने वाली, पहले आप क्या कर रहे थे, जितनी भी आई कलर करवाने वाली जीन्स थी सब जमा कर रहे थे, तो वो जीन पूल था। अब अगर आप सिर्फ ब्राउन वाली जमा कर ले एक जगह तो ये अलील पूल कहलाएगा। अगर आप सिर्फ ग्रीन वाली एक जगह जमा कर लें तो ये अलील पूल कहलाएगा। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी एक इंडिविजुअल की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे थे, हम 50 इंसानों की बात कर रहे थे। अगर हम सिर्फ एक इंसान की बात करें तो उसके 46 क्रोमोसोम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिलाकर उसका जीनोम बनता है। अगर एक बैक्टीरिया की बात करें तो उसका जो डीएनए है उसमें सारी इंफॉर्मेशन, उसके पास ये जो प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलाकर उसका जीनोम बनता है। जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं भाई? अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो पूरा डीएनए है उसके पीसेस को आप काट लें, यानी उसकी जीन्स काट काट के अलग कर लें और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाएं बैक्टीरिया से और उसको एक जगह पर स्टोर कर लें, तो ये जो आपने पूरा एक स्टोरेज बनाई है कि जिसके अंदर किसी एक ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन है, ये कहलाती है जीनोमिक लाइब्रेरी। इस टाइप का लाइब्रेरी के जहाँ पर सारी किताबें रखी हैं, आप किसी भी वक्त जाएँ, कोई किताब उठाएँ, पढ़ें, उससे फ़ायदा हासिल करें और वापस दोबारा रख दें। बिल्कुल इसी तरह एक जगह पर सारी जीन्स रखी हुई हैं, कोई भी साइंटिस्ट जाए वो जीन उठाए जो उसे स्टडी करनी है, जिसके ऊपर उसे एक्सपेरिमेंट करना है, और जो बच गई हैं वो वापस रख दे, तो ये जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। Now dash is the branch of biology used for the identification and interpretation of fossil। बस इन्होंने फॉसिल का वर्ड कह दिया, आपने लगा दिया पैलियोंटोलॉजी के ऊपर। पैलियोंटोलॉजी वो ब्रांच है जो डील करती है फॉसिल्स की स्टडी के साथ। फॉसिल वो तमाम प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो आज जिंदा नहीं है, जिनका बचा कुछ हमें मिलता है प्लांट्स पत्थरों में या फिर मिट्टी के टुकड़ों में या पहाड़ों के अंदर मिलता है हमें। एवोल्यूशन क्या है?
एवोल्यूशन जो है ये स्टडी है ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप हुए हैं, लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई है। कहा जाता है कि लाइफ बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई जो कि यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, उसके बाद उससे यूकैरियोट बना, फिर उससे मल्टीसेलुलर बने जो सिंपल थे, फिर कॉम्प्लेक्स बने। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है जो कि पहले ऑर्गेनिज्म से लेकर आज तक इंसानों तक आता है, ये एवोल्यूशन कहलाता है और इसके अंदर स्टडी किया जाता है पूरा पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टडी किया जाता है कि कितनी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी इकोसिस्टम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जू जियोग्राफी जो है वो किसी एक रीजन के अंदर जो एनिमल्स की वैरायटीज़ होती हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में कौन कौन से एनिमल्स हैं या किसी दूसरे मुल्क के अंदर कौन कौन से, किसी एक एरिया के अंदर किसी एक लोकेशन के अंदर एनिमल्स की कौन कौन सी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल सेल का कंपैरिजन है, आपने वो चीज़ ढूंढनी है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं भाई, वैक्यूल। वैक्यूल दोनों के अंदर पाया जाता है, अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये प्लांट का सेल है और ये एनिमल का सेल है। तो प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है बीच में, ठीक है, जो सारी जगह घेरता है। एनिमल के सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बट होता दोनों में है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है प्लांट के सेल में, क्लोरोप्लास्ट एनिमल के सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो चूँकि वैक्यूल जो है वो आ गया है तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों चीज़ें होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से पाई जाए। बाकी राइबोसोम आपको पता है दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना होता है और प्रोटीन दोनों बनाते हैं, प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यस, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये आते हैं साइटोस्केलेटन में। माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली पैरोक्सिसोम, ये एक छोटी सी बॉडी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। अच्छा जी, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल बिल्कुल सही है, प्लांट से पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इससे एनर्जी निकालना। ये काम प्लांट्स भी करते हैं, काम एनिमल्स भी करते हैं, बल्कि ये काम तो सारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, यस, सिर्फ और सिर्फ प्लांट से पाया जाता है। सेल वॉल, यस, एंड वैक्यूल, यस। एक मिनट, ये तो वही बात हो गई, इसके अंदर भी वैक्यूल दिया हुआ है, तो इस हिसाब से जो है वो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल मैंने बताया दोनों में पाया जाता है। तो लॉजिक क्या है इसके अंदर? आई थिंक दो चीज़ें गलत होने पर ये रूल आउट हुए हैं। इसमें क्या था, क्लोरोप्लास्ट था जो सिर्फ प्लांट से पाया जाता है, लेकिन वैक्यूल और राइबोसोम जो है ये बाकी के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ठीक है, ये गलत। इसके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट से पाया जाता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल और पैरोक्सिसोम दोनों में पाए जाते हैं, तो इस वजह से गलत, ठीक है, दो चीज़ें गलत थी। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल सही ऑप्शन थे और एक चीज़ गलत थी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। की के अंदर तो इसका आंसर सी ही है, लेकिन इस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है ये प्लांट से पाया जाता है, सिर्फ सेल वॉल जो है ये प्लांट से पाई जाती है, बट वैक्यूल दोनों में पाया जाता है, तो इस हिसाब से ये जो है वो मिस्टेकन है। अच्छा, अगर बात मैं करूं, इन्होंने कहा था सिर्फ प्लांट्स के अंदर, इन्होंने एनिमल का कंपैरिजन नहीं किया, तो अगर आप प्लांट्स को फंजाई से कंपेयर करेंगे तो इसका कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन फंजाई के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अगर आप इसका कंपैरिजन बैक्टीरिया से करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर इसमें से वैक्यूल निकाल के कुछ और डाल दिया जाए तो ये करेक्ट आंसर बनता है, अदरवाइज ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ना प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मैंने अभी बताया था आपको कि ये प्लांट का सेल है जिसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो ये फीचर जो है ये प्लांट्स का है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का क्या फीचर होता है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का, इनके सेल के अंदर ये अगर आपके पास प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस अलग से नजर आता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। इनका न्यूक्लियस नहीं होता अलग से, बस ये डीएनए सेंटर में पड़ा होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है। फंजाई के अंदर जो है हमारे पास वो इनके सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो इनकी बनी होती है किससे? काइटिन से, और ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है ये नहीं पाया जाता। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो फंजाई के होते हैं, और इनके सेल्स जो हैं वो हाइफा की फॉर्म के अंदर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
प्रोटिस्ट जो है ये प्रोटोक्टिस्टा जो है, इसके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इनकी तो बहुत सारे वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं। नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हो तो वो कहते हैं, सिंगर एंड निकलसन कहते हैं कि भाई एक दरिया है और उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े हैं, इस तरह से हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो वो दरिया किस चीज़ का है, तो वो दरिया के बारे में कहते हैं कि वो लिपिड का है और उसके अंदर जो प्रोटीन के जो टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो प्रोटीन के हैं। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जो कि फ़िरोज़ी कलर के हैं, स्काई ब्लू कलर के हैं, ये सारे के सारे लिपिड के हैं। और ये जो डार्क ब्लू कलर से बनाए हुए हैं, तो ये प्रोटीन के टुकड़े हैं जो कि इस लिपिड के दरिया में तैर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये पूछते, अच्छा अब इसमें अगर आप देखें दरिया जो है ना वो लिपिड का है, तो ज़्यादा जो चीज़ हुई वो लिपिड हुई, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड का बना हुआ है। तो प्रोटीन्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, प्रोटीन्स तो उसमें खुद तैर रहे हैं। साइटोस्केलेटन जो है उसका मेम्ब्रेन से ताल्लुक़ नहीं है। साइटोस्केलेटन 3 तरह के फाइबर से बनता है। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करने में काम आते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करते हैं। अब ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लिपिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड की एक टाइप होती है और फॉस्फोलिपिड भी लिपिड की एक टाइप होती है। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड की टाइप पाई जाती है वो फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एनिमल की मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है बट कम अमाउंट के अंदर होता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर बेसिकली होता है कि एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है और इसके साथ 2 फैटी एसिड लगे हुए होते हैं। फैटी एसिड एक लंबी सी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक कहते हैं COOH को, या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इसके साथ लगा हुआ होता है एक अदद ग्रुप जिसे कहते हैं फॉस्फेट। इसकी वजह से होता यह है कि ये वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, इसे पानी पसंद नहीं होता। ये वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक, इसे पानी पसंद होता है। इसको जो डायग्राम के अंदर बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, ये फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल है और ये 2 फैटी एसिड है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ग्लिसरॉल है और ये 2 जो है ये डंडियाँ, ये फैटी एसिड है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ये एक और फिर ये दूसरा है। ये एक लेयर बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, और फिर ये दूसरी लेयर है, ये उल्टी लगी हुई होती है। तो ये 2 लेयर से मिलकर बनती है ये लिपिड की लेयर। इसे लिपिड बाय लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। ओके, दिस ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन द लिवर सेल। तो अगर आपको ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो तो थोड़ा बहुत आपको फंक्शन पता होगा लाइसोसोम का। लाइसोसोम पहली बात तो पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर और ये काम आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अमीबा है, अमीबा है एक सेल, ठीक है। अब अमीबा जो है वो कोई भी पार्टिकल, जब उसका फूड पार्टिकल उसके सेल के अंदर आएगा, ठीक है, ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। जब ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा तो इसको अब तोड़ना है। सपोज कर लें अमीबा बड़ा है, बैक्टीरिया जो है वो छोटा है, तो अमीबा बैक्टीरिया खा लेता है। अब इस बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए ये लाइसोसोम जो है ना इस अमीबा के सेल में होते हैं, ये जाकर चिपकते हैं इस बैग से और एंजाइम छोड़ देते हैं और इसे तोड़ दिया जाता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये काम होता है इसका। गोल्जी एपरेटस इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरह के फ्लैट बैग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम होता है कलेक्शन, यानी ये किसी और की बनाई हुई चीज़ को रिसीव करता है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करता है, छेड़खानी करता है, फिर उसे दोबारा से पैक करके रिलीज़ कर देता है। तो कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ये काम होता है गोल्जी एपरेटस का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से एक अदद चेन की तरह का या गलियों की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऐसा लगता है गलियाँ हैं, ठीक है, भूल भुलैया जिसे कहते हैं, ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी 2 टाइप होती हैं, एक वो कि जिसके ऊपर दाने दाने होते हैं, दिस इज कॉल्ड रफ, और एक इस तरह का ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे दाने नहीं होते, ठीक है, यहाँ तक रफ है और ये स्मूथ है। अच्छा, अब ये जो रफ है इसके ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, तो हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द साइट, वो जगह प्रोवाइड करता है। तो तीनों के फंक्शन में कहीं पर भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं आया। डिटॉक्सिफिकेशन काम होता है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 फंक्शन और आपने याद रखने हैं। एक फंक्शन ये है कि इसके अंदर लिपिड्स बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल अभी हम पढ़ कर आए हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स, लाइक ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है।
ये सारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल या तो आपके खाने से आता है, खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा। अगर किसी के खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपकी बॉडी खुद से बना सकती है कोलेस्ट्रॉल। कहाँ बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है ये। अच्छा, सिमिलरली इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कैल्शियम की स्टोरेज। मसल्स के अंदर इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है वो इसमें जमा होता है। जैसे ही मसल के पास मैसेज आता है ना कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे खुल जाते हैं, कैल्शियम बाहर आता है और एक्टिन और मायोसिन को मिलाकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। एक और फंक्शन अगर आप याद रख लें तो विटामिन डी का जो बनना है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। होता क्या है कि स्किन की जो सेल्स हैं उनमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मौजूद है कोलेस्ट्रॉल। अब जैसे ही इसके ऊपर पड़ती है सनलाइट, तो सनलाइट से मिलती है इसे एनर्जी और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है विटामिन डी में। तो विटामिन डी सनलाइट से नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि सनलाइट से जो रेज आ रही हैं, सन की रेज, उसमें विटामिन डी मौजूद होता है। ऐसा नहीं है। इससे जो एनर्जी मिलती है उससे आपका अपना कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी के अंदर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ डाउन सिंड्रोम जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश एट क्रोमोसोम 21। तो पूछ रहे हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ होती है इनमें से। तो पहले तो समझ लें डेफिनेशंस। ट्राइसोमी कहते हैं क्रोमोसोम के नंबर के बढ़ जाने को, ठीक है। हमारे अंदर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर इसका नंबर बढ़ जाए 47 हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमी। मोनोसोमी कहते हैं क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाने को। 46 से अगर 45 क्रोमोसोम हो गए तो हम इसे कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी की एक एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। ट्राइसोमी की मल्टीपल एग्जाम्पल दी हुई है बुक के अंदर। एक हमारे पास क्लाइनफेल्टर है, ठीक है। एक हमारे पास डाउन है, डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम है, इसके अलावा टाउ सिंड्रोम है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ट्राइसोमी की, ठीक है। इसके अच्छा, ट्राइसोमी के अंदर ये जो डिफरेंट हैं इनके अंदर क्रोमोसोम जो है ना, डिफरेंट क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है। कैसे पता लगता है आपको? आप करवाते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के अंदर क्या होता है, किसी भी शख्स के जो क्रोमोसोम है उनको साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। तो ये पहला क्रोमोसोम है और ये इसी के जैसा आपके पास एक और होगा, इतना ही बड़ा। तो ये दोनों जो हैं ये एक जोड़ी बनाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर। तो आपके पास इस तरह की 23 जोड़ियाँ होती है। सपोज ये दूसरा क्रोमोसोम है तो इसी के जैसा एक और होगा, तो ये दूसरा पेयर है। जब आप चलते चले जाएंगे आप पहुंचेंगे 21वें क्रोमोसोम पे। सपोज ये 21वां क्रोमोसोम है, इसके जैसा ये एक और है। तो हमारे पास तो ऐसे दो होंगे। डाउन सिंड्रोम वाले जो हैं उनके पास ऐसा एक और होगा। तो इनके पास टोटल क्रोमोसोम 46 के बजाय क्या हो गए? 47। तो ये एग्जाम्पल है किसकी? ट्राइसोमी की। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मर्दों में ज़्यादा होता है। मेल में नॉर्मली एक्स और वाई होता है, इनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। सिमिलरली ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है और इसी के तरह का एक और होता है जिसे टाउ सिंड्रोम कहते हैं। इनमें से किसी में 13th क्रोमोसोम बड़ा होता है और एक में 18th क्रोमोसोम बड़ा होता है। इसके अलावा एक जेकब सिंड्रोम होता है। जेकब के अंदर एक्स और वाई के साथ इसमें एक्स बड़ा हुआ था, इसमें वाई जो है वो एक एक्स्ट्रा होता है। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है ये सारी की सारी ट्राइसोमी की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसमें से 21वां क्रोमोसोम बढ़े तो ये वाली ट्राइसोमी कहलाती है डाउन सिंड्रोम। Now, which of the following is an example of autosomal non-disjunction? Non-disjunction किसे कहते हैं भाई? ये क्रोमोसोम है, आपको पता है जब डिवीजन हो रही होती है तो क्रोमोसोम इस हालत में होता है। ये क्रोमोसोम था पहला ओरिजिनल, इसने अपनी कॉपी बनाई ये वाली और इसे अपने साथ इस पॉइंट पर अटैच कर लिया जिसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब होगा क्या, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा और इस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एक धागा अलग हो जाएगा, ये एक सेल में जाएगा और ये दूसरा अलग हो जाएगा, ये दूसरे सेल में जाएगा। हर क्रोमोसोम के साथ यही कंडीशन होती है। तो आधे क्रोमोसोम इधर जाते हैं मियोसिस के नतीजे में और आधे क्रोमोसोम इधर जाते हैं मियोसिस के नतीजे में। अब अगर ऐसा हो कि ये सेपरेशन ना हो सके तो होगा क्या, ये दोनों कॉपीज चली जाएंगी। पहले क्या हुआ था, एक सेल में एक कॉपी गई थी, दूसरे सेल में दूसरी कॉपी। अब क्या हुआ, एक सेल में दोनों कॉपीज चली गई और इस सेल में कुछ नहीं गया। तो ये जो फेलियर हो गया ना सेपरेशन का, ये सेपरेट ना हो सके, ये कहलाता है नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होता क्या है, सपोज ये स्पर्म बन रहे थे, यहाँ पर भी ये स्पर्म बन रहे थे। तो मैंने बताया हर क्रोमोसोम में क्या होगा, एक कॉपी इधर एक कॉपी इधर। तो इस स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम जाते, इसमें भी 23 जाते।
इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 24 चले गए, एक कॉपी एक्स्ट्रा चली गई, और इसमें कम हो गया, इसमें 22 चले गए। तो ये एबनॉर्मल स्पर्म है, ये आगे जाकर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में। अब इससे अच्छा, अब होता क्या है, ये जो सेपरेशन है, फेलियर ऑफ सेपरेशन जिसे नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं, ये ऑटोसोम में भी हो सकती है। ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, और ये सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है, ठीक है। यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के साथ भी ये मसला हो सकता है, और उसके अलावा बाकी जो क्रोमोसोम है उनके साथ भी हो सकता है। तो इन्होंने पूछा है वो कौन सी बीमारी है जिसमें ये मसला ऑटोसोम के साथ होता है, ठीक है, यानी सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है। तो वो बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ हो रहा है या ऑटोसोम के साथ? तो बहुत आसान है, आप ये देख लें कि ये किस में हो रहा है। अगर तो ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मेल में हो रही है, या ऐसी बीमारी है जो सिर्फ फीमेल में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मसला जो आ रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम का आ रहा है। और अगर एक बीमारी है जो दोनों में हो रही है, मेल में भी हो रही है और फीमेल में भी हो रही है, तो इसका मतलब ये मसला ऑटोसोम के अंदर आ रहा है। तो डाउन सिंड्रोम के मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। अब डाउन नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, और मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास 44 के साथ XX होते हैं, ठीक है। तो ये जो 44 हैं ये ऑटोसोम है, और ये जो XY या XX है ये सेक्स क्रोमोसोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, पहली बात तो 46 की जगह 47 होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ होता है। कौन सा बड़ा होता है, ये वाला या ये वाला? तो बढ़ा हुआ होता है ऑटोसोम। 44 की जगह ये होते हैं 45, ठीक है। जबकि सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो अगर मेल होगा तो उसके पास 45 ऑटोसोम और XY होगा, और फीमेल के पास 45 ऑटोसोम और XX होगा। तो ये दोनों के अंदर पाया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। इनमें एक क्रोमोसोम कम होता है, तो इनमें 46 के बजाय 45 होते हैं, जिनमें से देखें ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, 44 ऑटोसोम है, लेकिन इस फीमेल के पास 2X की जगह, सॉरी ये प्लस है, इस फीमेल के पास 2X की जगह सिर्फ एक X होता है, दूसरा X नहीं होता। जेकब सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, और उसमें से ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, 44 ऑटोसोम होंगे, ये मेल में होता है, और इस मेल के पास एक X और 2Y होते हैं। तो मसला देखें X सेक्स क्रोमोसोम में आ रहा है। ओके, इनफर्टिलिटी, शॉर्ट हाइट, वेब नेक और लो हेयर लाइन, ये किस बीमारी की अलामात है, किस सिंड्रोम की अलामात है? पहली बात तो सिंड्रोम का वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है एक ऐसे सेट, एक ऐसे कलेक्शन के लिए, एक ऐसे सेट के लिए, किस चीज़ के सेट के लिए? साइन और सिम्टम्स के एक कलेक्शन के लिए, जो हमेशा साथ आते हैं और जिनको देखकर बताया जा सकता है कि फलां बीमारी है। जैसे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को जब आप देखते हैं तो आप देखते ही बता देते हैं, क्योंकि हर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर वो फीचर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। शॉर्ट स्टेचर होता है, शॉर्ट हाइट होती है, शॉर्ट हैंड्स होते हैं, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, बिग टंग, लार्ज टंग होती है इनकी। तो ये वो फीचर्स हैं जो हमेशा मिलकर आते हैं, एक साथ आते हैं। तो ये सिंड्रोम की डेफिनेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो साइंस हैं, इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, शॉर्ट हाइट है, वेब नेक है यानी जो नेक है उसके अराउंड स्किन के फोल्ड्स हैं, और लो हेयर लाइन है, ये सारे के सारे सिम्टम्स या साइंस जो हैं ये एक साथ आ रहे हैं। तो ये किस बीमारी को शो करते हैं? ये टर्नर सिंड्रोम को शो करते हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर होती है बीमारी, जिसके अंदर इनके पास 46 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 45 क्रोमोसोम होते हैं, और उसमें से 44 ऑटोसोम और एक X क्रोमोसोम होता है फीमेल में, दूसरा X क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो ये उन फीमेल्स के फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The concentration of sodium ions in the body fluid is controlled by this hormone. तो वो कौन सा हार्मोन है जो किडनी के पास जाता है, नेफ्रॉन के पास जाता है और कहता है भाई सोडियम जो है ना वो बॉडी में कम है, तो सोडियम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम को कर लो रीएब्जॉर्ब। उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन होता कहाँ है? ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से आता है एल्डोस्टेरोन। इसका जो आउटर रीजन है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब बॉडी में सोडियम की कमी होती है। देखिए ये पूरा पाथवे ना मैं समझाता हूँ। बॉडी में जब सोडियम की कमी होती है ना, तो किडनीज जो है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस जो है वो एक पार्ट होता है कैपिलरीज का नेटवर्क, वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं रेनिन। जैसे ही लो सोडियम देखते हैं वो रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन एक अदद एंजाइम है। रेनिन क्या करता है? ब्लड के अंदर एक अदद प्रोटीन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, सॉरी ब्लड के अंदर एक अदद प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन
टेंसिनोजन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एनजीओ 1 लिख रहा हूं मैं, एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड से होती हुई जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर एक और एंजाइम होता है, वो इसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। एंजियोटेंसिन 2 आकर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाती है एल्डोस्टेरॉन, और ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम, और सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा रास्ता है, ये पूरा पाथवे है। तो इसके अंदर इन्वॉल्व तो ये भी है, रेनिन भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर एंजियोटेंसिन भी इन्वॉल्व है, लेकिन आखिर में जो काम कर रहा है वो एल्डोस्टेरॉन है। दैट इज व्हाई वी से कि इसका आंसर एल्डोस्टेरॉन है। अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये ब्रेन है, और ब्रेन के बेस पे एक अदद ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका ग्लैंड है। अगला पार्ट है एंटीरियर लोब, ये इसका पिछला पार्ट है पोस्टीरियर लोब। इससे कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से किडनी को वापस देना। तो ये अगर नेफ्रॉन है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है फाइनल वाटर एडजस्टमेंट। यूरिन में कितना पानी जाना है वो ये डिसाइड करता है, और ये कैसे डिसाइड करता है, इसके ऊपर एक हार्मोन वर्क करता है जिसका नाम है एडीएच, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और ये हार्मोन जो है ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन आता है पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के। कब आता है, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह से रोजा रखा हुआ है, शहरी के बाद से पानी नहीं पिया, अब बॉडी नहीं चाहेगी कि पानी ज़ाया हो, तो एडीएच आएगा। एडीएच जाएगा किसके पास, कलेक्टिंग डक्ट के पास, और इससे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। एडीएच का दूसरा नाम होता है वेजोप्रेसिन। तो कभी कभार आपसे वेजोप्रेसिन का नाम देके पूछ लेते हैं, तो एक ही बात है। नाउ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड। बहुत आसान सी बात है, आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा है। होम्योस्टेसिस कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना। तो उसके लिए 3 तरह की कोशिशें होती हैं। बॉडी के अंदर पानी का और सॉल्यूट का बैलेंस मेंटेन करना, ये कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। बॉडी में जितना कचरा बने उसको बॉडी से निकालना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। यही हमारा आंसर है। और टेम्परेचर को एक पॉइंट के ऊपर रखना, एक तरह का रखना, वो कहलाता है थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। नाउ हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, ये तीनों नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है, NH3। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि इसका थोड़ा सा अमाउंट जो है उससे ज़्यादा बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसको निकालने के लिए, इसको अगर आप लेस टॉक्सिक करना चाहते हैं तो आपको पानी चाहिए होगा। तो वो तमाम एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जिनके पास पानी की फरावानी होती है, बहुत पानी होता है, वो अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जिनके पास पानी नहीं है, जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, वो या तो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, जैसे कि मैमल्स, हम भी यही करते हैं। लिवर के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। या फिर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में। ये और ये लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1,00,000 गुना लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। इसका मतलब अगर आप अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप यूरिया के 1,00,000 मॉलिक्यूल बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना कम टॉक्सिक है। लेकिन मसला ये है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन एनर्जी लगाकर आप टॉक्सिसिटी से जान छुड़ा लेते हैं। प्लस इन दोनों को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर का अमाउंट कम चाहिए होता है, तो ज़मीन पर रहने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है। नाउ ह्यूमंस हैव होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट वो है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वो ब्रेन के कौन से पोर्शन के अंदर है भाई, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हाइपोथैलेमस का नाम मेंशन है। हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जिसे थर्मोस्टैट कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर सेट करके रखता है जो कि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.6 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट के अंदर है। दिस इज़ नोन एज सेट पॉइंट। कौन सेट करता है, ये हाइपोथैलेमस सेट करता है। और जैसे ही इसे दिखता है कि इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर देता है जो टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल पे लेकर आती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर बढ़ने लगे बॉडी का तो हाइपोथैलेमस फ़ौरन से मैसेज देगा स्वेट ग्लैंड्स को, जो पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, तो वो स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। Now the disease in which death of a small number of cells in the basal ganglia, यहाँ पर इन्होंने हिंट दे दी basal ganglia, it leads to inability to select and initiate patterns of movement। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा, बस basal ganglia से याद रख लें। basal ganglia के न्यूरॉन्स जब डिजनरेट होते हैं तो जो बीमारी होती है उसका नाम है पार्किंसन।
बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन जो है ये बना रहे होते हैं डोपामीन। अब अगर न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाएंगे तो डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा। जब ये डोपामीन कम हो जाता है तो पेशेंट के हाथ जो है ना वो कपकपाने लगते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेमर्स, और ये रेस्ट की हालत में होते हैं, यानी जब पेशेंट कोई काम नहीं कर रहा तो हाथ जो है वो खुद ब खुद हिलने लगेंगे। पहले ये एक हाथ में होता है, एक पैर में होता है, फिर ये दोनों साइड पे चला जाता है। इसके अलावा इनको मूवमेंट स्टार्ट करने में ना मसला होता है, तो इनका जो फेस होता है वो मास्क लाइक होता है। मास्क लाइक का मतलब फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं होते, क्योंकि इनके फेस के जो मसल्स हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, इनकी मूवमेंट भी स्लो होती हैं। इनका जो पॉस्चर होता है यानी जिस अंदाज में खड़े होते हैं वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इनके कदम स्लो होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ये। तो ये कुछ अलामात है जो कि इसके अंदर देखी जाती हैं पार्किंसन में। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर ये यूजुअली देखा जाता है, ये भी ओल्डर पेशेंट में होता है। अल्जाइमर इसके अंदर भूलने की बीमारी होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। एपिलेप्सी वो है कि जिसके अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, जिसमें झटके लगते हैं। एक बार झटके लगना इस सीजर, बार बार का सीजर यानी बार बार का झटके लगना इस एपिलेप्सी। चलो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन इज डैश। सिम्टम्स क्या हैं इसके? डिमेंशिया। डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, मैंने अभी बताया। अल्जाइमर जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। दुनिया में जितने भी लोगों को भूलने की बीमारी होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो भूलने की बीमारी का रीज़न है वो अल्जाइमर डिजीज़ है। ये एजेड लोगों के अंदर होता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ अल्जाइमर? साइंटिस्ट स्टिल नॉट नो। अच्छा भाई ये क्या है? डिस्चार्ज बाय, अच्छा ये तीनों के बारे में इन्होंने सवाल पूछ लिया। डिस्चार्ज बाय ब्रेन विच कॉजेज केओटिक एक्टिविटी इन मोटर एंड सेंसरी एरियाज इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास एपिलेप्सी है। डिस्चार्ज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ब्रेन का कोई हिस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है। अब होता क्या है इसकी वजह से कि मसल्स जो है ना वो मसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पेशेंट जो है वो कोई शख्स जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, अच्छा खासा खड़ा हुआ था, अचानक जो है वो गिर जाता है और वो जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, मछली की तरह तड़पने लगता है। इसे सीजर्स कहते हैं, बार बार का सीजर लगना एपिलेप्सी कहलाता है। अब ये होता क्यों है? अच्छा कुछ लोगों को ना झटके लगने से पहले मुंह में कोई टेस्ट आ रहा होता है या स्मेल आ रही होती है या फिर कुछ दिखाई देने लगता है या फिर कुछ सुनाई देने लगता है, ऐसी चीज़ जो नहीं है। तो ये सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं और मोटर जो है वो झटके लगना है, तो कंबाइन हो गया सेंसरी और मोटर। ये एपिलेप्सी कहलाता है। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, एक और बात इसके बारे में। हाँ, जब झटके लगते हैं तो बहुत सारे लोग जूता सुंघाते हैं, मोज़ा सुंघाते हैं, तो ये स्टुपिडिटी है। ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो है वो रुक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है तो फिर जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ये रुक जाती है, फिर बाद में आप आराम से पेशेंट को लेके जाएं। उस वक्त कुछ नहीं करना होता, 1-2 काम जो है वो चाहें तो कर लें। पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लेटा दें, ताकि होता ये है कि जब मैंने बताया कि जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो एब्डोमेन के मसल्स हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टमक के अंदर जितना भी एसिड है वो ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आने के बाद अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो वो लंग्स में जा सकता है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर लेटा देंगे तो वो जो स्टमक का कंटेंट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, चूँकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मसल जो चबाने में हेल्प करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चांसेस है कि उसके दांतों के दरमियान ज़बान आकर कट जाए मतलब पूरी नहीं कट जाए, ज़ख्म हो जाए उस पर। तो इससे बचने के लिए आपने शायद देखा हो कभी मुंह में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो आप दोनों हाथों से पकड़ सकें। हाथ नहीं दे दिएगा, उंगलियां चबा जाएगा, क्योंकि वो उसके इख्तियार में नहीं है और बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो। तो कोई चीज़, कोई बेल्ट वगैरह जिसको आप दोनों तरफ से पकड़ सकें, ऐसी छोटी चीज़ भी नहीं कि जो वो निगल ले जिसकी वजह से उसको सांस ही ना आए फिर। तो बेल्ट वगैरह होती है जिसको आप दोनों एंड से पकड़ लेते हैं और वो जो है उसके दांतों के दरमियान लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़बान जो है वो डैमेज नहीं होती। अदरवाइज जूता सुंघा लें, मोज़ा सुंघा लें, पानी फेंक लें, डंडे मार लें, गाड़ी चढ़ा दें, वो चीज़ ख़त्म हो ही जानी है खुद ब खुद। तो किसी ने कभी जूता सुंघाया होगा और वो मैंने बताया कि वो चीज़ खुद रुक जाती है, तो लोगों ने जो देखा तो उन्होंने कहा शायद जूता सुंघाना चाहिए। कहीं डंडे मारे होंगे, वो चीज़ खुद ब खुद रुक गई तो उन्होंने कहा डंडे मार दो। तो ये बहुत सारी मिथ्स हैं।